की थी पाई टेस्ट से और CID having faced with spaces के ना डिप्लॉयमेंट्स देखी थी यूजिंग CI/CD। CI/CD का यूज केस पता लगा क्यों बनाते हैं? तो क्या CI/CD के थ्रू सिर्फ हम लोग हविंग फेस के ऊपर ही डिप्लॉय कर सकते हैं? अच्छा सब लोग चुप हो जाएं, अब जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है वो वहीं पे बैठ जाए, क्लास ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुकी है। ठीक है, बैठ जाए सब लोग, जहाँ पे जगह मिल रही है बैठ जाए, बातें नहीं करें। आज वैसे मैंने बड़ा कोजी मॉल बनाया हुआ है मार्केट में, ऐसा लग रहा है वहाँ बारिश हो रही है। तो CI/CD से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? GitHub एक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ जो हमारी है CI/CD पाइपलाइन जो हम बनाते हैं वो सिर्फ GitHub एक्शन से बना सकते हैं? और कौन से टूल्स हैं हमारे पास? मल्टीपल टूल्स हैं। जेनकिंस के नाम से एक टूल आता है, एक सर्कल CI के नाम से है, और बहुत सारे टूल्स हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप लोग टैक्स से रिलेटेड सर्च करते रहते हैं ना, तो आपके पास यूट्यूब पे ऐड भी वैसे ही आता है। तो वहाँ पे ना इस टाइप की टेक्नोलॉजीज के ऐड आ रहे होते हैं। मेरे पास आसाना का ऐड आ रहा होता है, कभी जो है ना वो किसी कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी आई है तो उसके ऐड्स आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ना स्टेज के ऐड्स आएंगे। नहीं तो फिर आप GitOps के नाम से अगर सर्च करेंगे ना कहीं पे भी गूगल पे GitOps, तो आपको उस टाइप के जितने भी टूल्स हैं ना जो CI/CD के लिए यूज होते हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो CI/CD देखा किसी ने जाके पाई टेस्ट के थ्रू टेस्टिंग की, टेस्ट बनाकर देखे, कैसा एक्सपीरियंस था? किस टाइप के टेस्ट लिखे? एक तो खुद ही उसने दे दिया उठा के। क्या बैकेंड के लिए लिखे? वो जो रेपो जो हम लोगों ने शेयर हो गई थी आप लोगों के साथ, रेपो शेयर नहीं हुई जिसके अंदर सर हमला काम कर रहे थे, जिसको डिप्लॉय कर रहे थे, वो लिंक नहीं मिला था? मिल गया था सर। मिल गया था? यस सर। सो उसके अंदर कितने टाइप के टेस्ट डिफाइंड थे? किसी ने पढ़ा था उसको? टेस्ट डिफाइन नहीं थे उसमें, टेस्ट को पाई टेस्ट को उसके अंदर मैंने हर तरीके के टेस्ट लिखने का तरीका डिफाइन किया था कि भाई आप एक API बना रहे हैं, API बनाने के लिए आप जरूरी थोड़ी सारा का सारा कोड वहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग इतने इस लेवल के ऊपर आ गए हैं कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? यूजुअली आप कोई भी कोड लिखते हैं, आप एक ही फाइल के अंदर या एक ही फंक्शन के अंदर सारा का सारा कोड लिख देते हैं। क्लियर है? ऐसे ही करते थे ना जब स्टार्ट हुए थे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा का सारा एक ही फंक्शन के अंदर लिख दिया। फिर जब हमने वो फंक्शंस बनाने पड़े तो हमें पता लगा अच्छा जो है ना रीयूजेबल भी कर सकते हैं कोड को, तो हमने वो रीयूजेबल कर लिया। बट अगर हम अभी जैसे हम लोगों ने फास्ट API पढ़ी हुई है, जब हम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, जब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, अगर ये समझ में आ जाता है भी ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी कोई मसला नहीं है, आगे जाके समझ में आ जाएगा। जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आप अपने कोड को ना मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करते हो। आप लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स का नाम सुना होगा। कोडिंग के ना कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। अब एक मिसाल है, एक इंसान ने कोड लिखा, दूसरा इंसान उसको समझ नहीं पाता कि उसने सारी की सारी लॉजिक एक ही लाइन में लिखी, एक API बना दी 1200 लाइन की। पढ़ते रहो अब आप बैठ के, ठीक है, और आप ढूंढते रहो हर जगह हर लाइन के ऊपर जाके कि भाई मुझे जो अपनी डिबगिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ना मल्टीपल टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, और वो डिज़ाइन पैटर्न्स क्या कर रहे होते हैं हमारे पास कि एक मिसाल है, हमारे पास एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसका नाम है रिपोजिटरी पैटर्न। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी API अलग होती है, हमारी सर्विस लॉजिक जो है ना, बिजनेस लॉजिक, वो उसको कहते हैं हम सर्विस लॉजिक, वो अलग होती है। हमारी डेटाबेस कॉल्स वो रिपोजिटरीज बनती हैं, उसकी अलग से फाइल्स बनती हैं, और हर चीज़ इस तरीके से मैनेज हो रही होती है। तो वो जो कही जाती है ना बात कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है जिसका कोड कोई और भी समझ सके, तो वो जो बात है ना वो ऐसे नहीं है कि कोई भी मतलब उसके ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक तरीके को फॉलो करना है कोड लिखने के लिए, तो जो भी इंसान आपके कोड को खोलेगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसने क्या किस तरीके से कोड लिखा है और क्या कोड में लिखा हुआ है। ये क्लियर है? मतलब वो जो कोडिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उसको फॉलो करोगे और सामने वाला उस चीज़ को खुद ब खुद समझ जाएगा। जी अच्छा, अब देखें हमारे पास एक सवाल आया है कि भाई मोनो रिपोज क्या होती है। ठीक है, मोनो रिपो एक कॉन्सेप्ट था जो कि समझ लें कि गूगल ने निकाला था, जितनी भी फैंग कंपनी थी वो यूज़ कर रही थी। वो लोग क्या करते थे
वो अभी जैसे हम लोग बात करते हैं ना मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस, ठीक है, मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस। ये आप मोनोलिथ के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो लॉजिक होती है वो एक ही साइड पे होती है, फ्रंट एंड अलग होती है। माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होता है, आपकी जो भी एक स्पेसिफिक काम है ना वो एक अलग सर्विस के अंदर होगा। उसके बेनिफिट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्या होता है। जैसे पेमेंट की अलग सर्विस होगी। सर्विस से मुराद क्या है, सर्विस से मुराद क्या है, फास्ट एपीआई का अलग प्रोजेक्ट, ठीक है, वो चल भी अलग कंटेनर के अंदर होगा। ये चीज अच्छा, आप लोगों को ये वोकैबुलरी समझ में आती है? सर्विस बोल रहे हैं तो किस चीज को बोल रहे हैं? ये इन चीजों के अंदर कोई मसला किसी को होता है तो हैंड रेज कर ले। पहले होता था। तो मतलब फास्ट एपीआई की, जी मैम क्वेश्चन है आपका? अच्छा देखें कुछ ना अच्छा थोड़ी सी वोकैबुलरीज जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना यहाँ पे बैठ के, उसकी मकसद ये होता है कि आप लोगों को भी ये चीजें पता लगे, ताकि आपके सामने कोई वोकैबुलरीज में बात करो ना तो आपको समझ में आए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाए ना तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा तो आपको पता लगे कि आप वहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे। जब हम सर्विस बोल रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो समझ लिया कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। आप प्रोजेक्ट से मुराद, आप प्रोजेक्ट कैसे कहेंगे? आप अभी प्रोजेक्ट एक मिसाल है, गवर्नर हाउस का जो ये क्या नाम है आपका, स्टूडेंट पोर्टल है, ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है। इसके पीछे मल्टीपल सर्विसेज होंगी। सर्विसेज क्या होंगी? एक फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट होगा जो कि एक क्राउड ऑपरेशंस डील कर रहा होगा, ठीक है। एक फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट होगा जो कि आपकी जो हर क्वार्टर के बाद जो भी आती हैं अपडेट्स आती है, जब आप जाकर अपनी स्लॉट रिजर्व करते हैं तो वो स्लॉट रिजर्वेशन की एक सर्विस, मतलब फास्ट एपीआई का एक अलग प्रोजेक्ट होगा जो इस चीज़ को डील कर रहा होगा। अगर हम कोई अपने जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल है उसके अंदर कोई एआई से रिलेटेड कोई फीचर ऐड करते हैं तो हमारी जो है एआई की जो सर्विस होगी ना जो कि एलएलएम के साथ कम्युनिकेशन करेगी, उसका फास्ट एपीआई का अलग प्रोजेक्ट होगा। फ्रंट एंड का नेक्स्ट जेएस का अलग प्रोजेक्ट होगा। तो मतलब फ्रंट एंड हमारा क्या हुआ, एक सर्विस हुई। हमारी जो क्रेड ऑपरेशंस जिस फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट के अंदर है वो भी एक सर्विस है हमारी। अगर कोई पेमेंट्स हो रही हैं, हमारी तो यहाँ पर नहीं है लेकिन यूजुअली पेमेंट्स होती है ना, तो पेमेंट के लिए एक अलग शॉपिंग कार्ट की एक अलग सर्विस होगी, पेमेंट गेटवे की एक अलग सर्विस होगी। मतलब क्या होगी, उस फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में, ये कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ क्या चीज डील हो रही होगी, पेमेंट से रिलेटेड चीजें। सो माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो हम बोल रहे हैं ना, माइक्रो मतलब छोटी छोटी सर्विसेज। अब मोनोलिथ में क्या होता है, एक ही सर्विस होती है बैक एंड की, उसके अंदर सारी की सारी लॉजिक होती है, ठीक है। फ्रंट एंड में भी यही होता है। एक होती है मोनोरिपो। मोनोरिपो में क्या होता है, फ्रंट एंड भी उसी में ही होता है और बैक एंड की जो छोटी छोटी सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, माइक्रो सर्विस के अंदर, ये भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। आप एक ही कंटेनर में दोनों चीजें चलाते हो। उसका एक फायदा एक नुकसान है। फायदा ये है कि भाई बाहर वो कोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। नुकसान ये है कि सारा का सारा कोड हर डेवलपर के सामने एक्सपोज होता है। तो ये लेके आए थे जितनी भी फैन कंपनीज हैं, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बट ये है कि कुछ कंपनीज फिजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे टीम्स स्मॉल हैं, बाकी जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं वो शायद इस चीज़ को यूज़ नहीं करते। तो मैंने तो एक दफ़ा काम किया था इसके ऊपर मोनोरिपो पे, बट मुझे कुछ ज़्यादा इतना अच्छा खास समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आपको जो है ना आपकी सिस्टम रिसोर्सेज ही खा जाता है सारी। आपको अगर डिप्लॉय करना है डॉकर के अंदर तो उसके अंदर भी एक बड़ा मसला है, उसको डिप्लॉय करना भी। क्लियर है ये? और कोई सवाल? एपीआई बनाई है आप लोगों ने फास्ट एपीआई को यूज करके? क्या करती हैं वो एपीआई? कौन सी टाइप की एपीआई बनाई थी? रेस्ट एपीआई बनाई थी, क्या बनाया था? हाँ, फास्ट एपीआई से रिलेटेड किसी के क्वेश्चन? क्योंकि अब जब आगे जाएंगे तो फिर हम फास्ट एपीआई को बार बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो आगे जो एक हैकाथॉन है, हैकाथॉन के अंदर हमें फिर एपीआई वगैरह भी बनानी है, तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके कोई क्वेश्चन होंगे। तो फास्ट एपीआई से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हाँ, फास्ट एपीआई से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? अच्छा मुझे कोई एक बात बताए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है? सवाल किसी का नहीं है तो बता दे मुझे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है? है भाई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं पता?
नाम से पता लग रहा है। वो तो होते हैं, वो तो तरीका है। अच्छा, ये डेकोरेटर्स भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कोड करते हुए। जब आप कोड कर रहे हो तो ये जो डेकोरेटर्स हैं ये यूजुअली हम लोगों ने फास्ट एपीआई के अंदर देखे हैं, ठीक है। ये डेकोरेटर्स क्या हम अपने बना सकते हैं? अच्छा, ये मैंने ये यूज़ नहीं किए थे पहले भी। मैं एक रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे किसी ने प्रपोज किया यार ये बहुत अच्छी चीज़ है डेकोरेटर। आप डेकोरेटर के थ्रू पूरी की पूरी वैलिडेशन कर सकते हो। वैलिडेशन के आपने मेथड्स लिख लिए, फंक्शंस लिख लिए और आप अपने कोड के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं। फास्ट एपीआई के अंदर यूज़ कर लें, कहीं पे भी यूज़ कर लें। मतलब कहीं पे भी कोई कंडीशन चेक लगानी है तो उसका एक डेकोरेटर बना लें। फंक्शन इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो ना फंक्शन के अंदर डालेंगे, रिटर्न के अंदर ट्रू फॉल्स आएगा, फिर वो सारी चीज़ होगी, डेकोरेटर बना लो। तो वो भी ज़रूर करिएगा इसके ऊपर प्रैक्टिस के कभी कस्टम डेकोरेटर्स कैसे बना सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीपी सर्वर से रिलेटेड। सो किसी ने पढ़ा है एमसीपी भाई क्या होते हैं? जी क्या होता है? क्या प्रोवाइड करना होता है? देखें, आज से पहले की अगर हम बात करें ना, यूजुअली क्या होता था, आपके पास एक आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट आपका एक बिजनेस है, उसी बिजनेस के ऊपर आपने क्या किया, आपने उसकी एक वेबसाइट बना दी, वो रख दिया। अब यूजुअली क्या होता है कि आपको ना उस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के ऊपर देखना है कि भाई आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या आप करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या पैकेजेस हैं, दिस एंड दैट। और वो सारी की सारी चीज़ें ना आपको उस तरीके से वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है और यूजुअली ह्यूमंस को जाकर उसको रीड करना पड़ता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हर एक कॉन्सेप्ट निकला भाई हमारे पास कि भाई एआई आ गया है, एआई काम कर रहा है। अब ये जो काम करने के अंदर क्या होता था कि एक मिसाल है, मैं चैट जीपीटी कर्सर के थ्रू कोई काम करा रहा हूँ क्लाउड का, ठीक है। अब वो मुझे बता रहे हैं कि भाई आप अपने क्लाउड के कंसोल के अंदर जाओ, ठीक है। एक मिसाल है वर्सल के ऊपर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक वर्सल के ऊपर गया, अब वहाँ पे पता है क्या मसला हुआ, क्योंकि कर्सर का डेटा अपडेटेड नहीं था। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर देखा उसकी यूआई बिल्कुल फर्क थी जो कि कर्सर मुझे बता रहे हैं, और कोई न्यू फीचर्स भी आ गए, कुछ पता ही नहीं है उसको, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन के लिए ना ये एमसीपी सर्वर्स बना दिए कि ताकि हमें सबसे पहले तो क्या है कि वो वर्सल से बात तो कर सके आपका एजेंट। यूजुअली अगर आपका कोई सेक्रेटरी होगा, नॉर्मल आपका कोई बंदा होगा, कोई रिसोर्स होगा जो कि वर्सल के ऊपर जाके ही देख रहा है, बट आपका जो अपना एजेंट है ना वो ये चीज़ नहीं देख सकता। तो उन लोगों ने क्या किया, एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन के लिए एमसीपी सर्वर्स बना दिए। और यूजुअली क्या होता था, एमसीपी सर्वर के अंदर टूल्स होते हैं, हमें सबको पता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आप एपीआई बनाते थे ना, एपीआई की जगह आपने क्या किया, टूल्स क्रिएट कर दिए वहाँ पे एमसीपी के अंदर। अब आपके एजेंट क्या करता है, वो टूल्स उसके पास होते हैं, वो टूल्स को क्या करता है, कॉल करता है और आपका जो भी काम होता है स्पेसिफिक वो परफॉर्म कर देता है। क्लियर है? समझाओ। बहुत बुरे हालात हैं ट्रैफिक के, यदि आप 9 बजे निकल, ट्रैफिक तो छोड़ दें, वो ट्रैफिक तो होता ही होता है, उसकी तो आदत हो गई है। 5-6 किलोमीटर उल्टा चला गया मैं, वहाँ से फिर वापसी आया ट्रैफिक से बचने के चक्कर में। तो खैर ये तो होता रहता है। अच्छा जी, हैकाथॉन 2 आप लोगों ने माशाल्लाह से सबने कंप्लीट कर लिया होगा। और हैकाथॉन 2 का मकसद क्या था कि आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन जिसमें सारी चीज़ें हों वो बनाना। हैकाथॉन 2 के अंदर एक टॉपिक था एमसीपी सर्वर बनाना, एमसीपी सर्वर यूज़ करना नहीं। एक टॉपिक था जिसके अंदर आपको कहा गया था, कौन सा वाला स्टेप था, 3 या 4? 3 के अंदर आपको बताया गया था कि एजेंट आपने बनाना है, उसके साथ आपने उसके जो टूल्स होंगे उसकी बजाय आपने उसका एमसीपी सर्वर बनाना। कितने लोगों ने वाला स्टेप किया? और हैकाथॉन 2 कितने लोगों ने कर लिया? गुड, काफ़ी सारे लोगों ने किया है।
अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, हैकाथॉन 2 पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने टू डू ऐप की जगह पे अपनी कोई पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई है? 4 लड़कों में से 5 के हैकाथॉन 2 में टू डू ऐप बनानी थी ना, सिंपल से। तो उन्होंने सोचा टू डू ऐप बना रहे हैं तो उसकी जगह पे कोई एप्लीकेशन बना देते हैं। तो यहाँ से 6 लोगों ने एंट्रीज करें, लड़कियों में 2 3 बस, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट कर ली तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 5-6 लोगों ने हैंड रेज करे हैं ना, उन्होंने ये सोच के प्रोजेक्ट बनाया कि जब हैकाथॉन बना ही रहे हैं तो ऐसा प्रोजेक्ट बना दे जो काम भी आए और आपके पोर्टफोलियो में शोकेस भी कर सके। टू डू ऐप फुल स्टैक आपने बना तो ली, लेकिन उससे आपकी लर्निंग बड़ी हुई होगी, आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, एआई को अच्छे से यूटिलाइज करना आपने देखा होगा। लेकिन वो जो आपने इतनी मेहनत से प्रोडक्ट बनाई है वो आपका पोर्टफोलियो नहीं बन सकता, क्योंकि वो टू डू ऐप है ना। टू डू ऐप आप कहाँ पे दिखाएंगे? तो हमेशा कोशिश क्या करें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, लेकिन कोशिश क्या करें कि जब बना ही रहे ना तो कुछ ऐसा बना दे जो हम दूसरों को दिखा सके। तो गुड, जिन्होंने जो 5-6 लोगों ने हैंडरेस करे थे, अच्छी बात है। आप लोग भी जो है टू डू ऐप को ज़रा इन्हेंस करें, उसके अंदर ऐसी चीज़ डालें जिससे जो दिखाने के काबिल हो। डिप्लॉयमेंट का इशू आ रहा है। डिप्लॉयमेंट के लिए जो है आप लोगों को एक्सेप्शन दी हुई है कि कोई मसला नहीं है अगर आप डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मसला आ रहा है कि कार्ड लगाना पड़ रहा है और कार्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो डिप्लॉयमेंट का स्टेप नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए सर अमीन ने आप लोगों को बताया कि एक्सेप्शन है कि अगर आप जो है कार्ड नहीं लगा सकते डिप्लॉयमेंट वाला स्टेप हैकाथॉन 2 के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपनी 100% दें उस स्टेप को करने के लिए। कोशिश करें कहीं से अरेंज हो जाए, नया पे आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ से कार्ड अरेंज हो जाए। डिप्लॉयमेंट वाले जो स्टेप है ना, उसको सीखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने फुल स्टैक एप्लीकेशन बना दी और उसको डिप्लॉय भी कर दी और स्केलेबल भी बना दी, तो आपका बेसिकली सारे स्टेप्स हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि डिप्लॉय कर लें। डिजिटल ओशन सबसे आसान ऑप्शन है, उसमें आपको 2 महीने फ्री मिलता है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट क्लास में हमने, आज की क्लास में भी करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हगिंग फेस स्पेसेस। अब मुझे नहीं पता उसमें डिप्लॉय होगा नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या, उसमें मेरे ख्याल में कार्ड नहीं लगेगा, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। क्यूबिलिटीज का क्लस्टर नहीं होगा, ये बात है, उसके लिए फिर आपको कार्ड लगाना पड़ता है। तो खैर डिजिटल ओशन में आप लोग ट्राई करें, 2 महीने आपको फ्री मिलता है, तो उसमें आपका जो है डिप्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा जी, आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। एमसीपी सर्वर, हम लोग फास्ट एपीआई पढ़ रहे थे, फास्ट एपीआई का ही जो है। अच्छा, यहाँ पे 5-6 लोग जो है, यहाँ पे आप लोग काइंडली बातें नहीं करें, और अगर करनी भी है तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ से सुन लिया ना, यहाँ से। अच्छा जी, तो एमसीपी सर्वर आपका आज का टॉपिक है। एमसीपी सर्वर को हम इस तरह से समझ, अच्छा कितने लोगों को पता है एमसीपी सर्वर क्या है? 20%, ठीक है। आसान अल्फाजों में एमसीपी सर्वर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपकी एआई की एप्लीकेशन को अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस देना हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एमसीपी सर्वर। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, स्टेज पे ये जो लोग बातें कर रहे थे, जब सर बात पढ़ा रहे तो मैं नोट कर रहा था, तो मैंने कहा इनको बुलाऊंगा। तो एमसीपी सर्वर पढ़ाने के लिए हम एक काम करते हैं कि स्टेज पे 2 लोगों को बुलाते हैं और इसको समझते हैं। असल चीज़ एमसीपी में यह है कि समझना कि एमसीपी सर्वर क्यों ज़रूरी है
और जो टूल्स आपके पास एजेंट्स के अंदर टूल्स होते हैं वो भी तो यही काम कर रहे होते हैं, तो उसकी भी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और इस तरह से हम समझेंगे। तो दो लोगों को हम बुला लेते हैं, लड़कों में से ही बुला लेते हैं दोनों को। पहले तो आप बता दें कौन आना चाह रहा है। अच्छा, फिर जो भी आएगा फिर हंसी मजाक होगा, तो मेरी ये सोच के आना कि बुरा बुरा नहीं मानना कोई नहीं। अच्छा, मैं अभी कुछ अर्सा पहले हम लोग गए थे, क्या नाम है, वहीद कबाब है ना, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे कौन मिला होगा? नहीं, सर्दिया ना, वहीद कबाब सर्दिया नहीं। आपको याद है एक दफा हमारी क्लास के अंदर एक बंदे को हमने बुलाया था, अब्दुल्ला, वो आए नहीं थे, उनको हमने कॉल ही नहीं करी, उन्होंने उठाई नहीं, वो मिले थे वहां पे। तो आज आए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने मुझसे वादा किया था, बल्कि अब्दुल्ला के दोस्तों ने मुझसे वादा किया था कि आप जब भी आप पकड़ेंगे तो हम अब्दुल्ला को जो है बुलाएंगे स्टेज पे। अब्दुल्ला आए हैं? अब्दुल्ला ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, किसी और को बुला लेते हैं। यहाँ से पीछे से एक हैंड रेज हुआ था, आप आ जाए, आप आ जाए। आप में से कौन है अब्दुल्ला? आप हैं अब्दुल्ला? नहीं, अच्छा जी, तो एक काम करते हैं। अच्छा, सफात भी हमें चाहिए होंगे। आप एक काम करें, आप पीछे आ जाएं और आप लोगों को खड़े होना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों से काम करवाएंगे ना, ठीक है? तो सर, हाँ, थैंक यू, आ जाए सफात, आप आ जाए। अच्छा जी, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे दो लोगों को बुलाया है, दो एजेंट्स हैं, आप समझ लें। एमसीपी सर्वर का जब भी नाम आए ना, आप समझ लें कि एमसीपी सर्वर बना ही किसके लिए है? एजेंट्स के लिए। नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज बनी है? एपीआईज बनी है। एजेंट्स के लिए क्या चीज बने? एमसीपी सर्वर। दोनों सेम काम कर रहे हैं। एपीआईज भी वही काम कर रही है जो एमसीपी सर्वर काम कर रही है। दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो ये दो हमारे पास एजेंट है। एक का नाम हम रख देते हैं चमन, एक का नाम हम रख देते हैं गुल्लू, ठीक है? तो इनका नाम हम चमन से आपको याद आ गया होगा, आपके गवर्नमेंट हाउस के टीचर हैं सर बिलाल। सर बिलाल क्या नाम रखते हैं? चमन लाल और रतन लाल, और एक और होता था, याद नहीं आ रहा मुझे, चमन लाल, रतन लाल और एक और होता था। खैर, तो ये इनका नाम हम चमन रख देते हैं, इनका नाम नहीं, गुल्लू, ठीक है? तो दो हमारे पास एजेंट्स मौजूद है। अब वैसे ये एजेंट किस काम के हैं, क्या चीज में हमारी हेल्प करेंगे? तो दोनों एजेंट, अच्छा, एक एजेंट सफात का, इन्होंने अपना एजेंट बनाया, एक एजेंट ये चमन वाला जो है ना, ये मेरा, ठीक है? तो हर एजेंट का कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई काम होता है। तो हमारे एजेंट का ये काम है कि ये हमारी जो नई चीज़ें आ रही हैं, सर्दियाँ नई चीज़ें हर दिन ला रहे हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमें। तो ये हमें हमारी स्टडीज़ में हेल्प करेगी। तो सफात के पास भी वही एजेंट है, सफात की स्टडीज़ में हेल्प करेगा। मेरे पास जो एजेंट है वो मेरी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। एजेंट के पास कुछ, आपको पता है, टूल्स होते हैं। वो टूल्स क्या करते हैं? कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वरना अगर सिंपल मैंने यहाँ पे जो है LLM रख दिया, सिंपल, जिसके पास टूल्स ना हो, तो वो सिर्फ मेरी बातों का जवाब देगा, कोई काम नहीं करेगा। तो हमारे पास टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनके पास क्या टूल्स हैं? भाई टूल्स तो लेकर ही नहीं है, चलें एक टूल ये दे देते हैं। बल्कि पहला टूल तो आप लोग एक काम करें, ये पीछे कुर्सी है ना, हाँ, दोनों एक उठा लें। सर पे नहीं उठाएगा, मतलब साइड पे थोड़ा सा उठा लें।
उठी भी होनी चाहिए। हाँ बस जैसे भी काम चले। तो एक टूल हमने दे दिया है एजेंट्स को। इस टूल का काम ये है कि भाई जब भी हम कॉल करेंगे तो बस हम यूटिलाइज करेंगे बैठने के लिए। एक टूल हो गया। दूसरा टूल क्या दें? मोबाइल नहीं, लैपटॉप दे देते, पढ़ने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब ये फात भाई ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये अपने लैपटॉप तो लाए नहीं है। गिराओगे तो नहीं गिराओगे ना? वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी पकड़ो। सर शॉपर दे दें तो इनके हाथ में। ये लें, चीज़ों को शॉपर दे दें। गिराना नहीं यार। Oh my God. हाँ वो 2 टूल्स है ना। लो भाई, चमन वाला एक और जिम हो जाएगा आज इनका। 2 टूल्स हो गए। अब तीसरा टूल क्या दें? नहीं कुछ नहीं देते हम, ज्यादा हो गया बेचारे। अच्छा, तो हमारे पास 3 टूल्स हम कर लेते हैं। एक नॉर्मल पेन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास एजेंट्स है। सरफात का अलग एजेंट है, मेरा अलग एजेंट है। हम दोनों ने एजेंट्स के क्या रखे हैं? टूल्स रखे हैं। ठीक है, टूल्स क्यों यूज होता है? कोई भी एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर हैकाथॉन कराना है अपने चमन वाले एजेंट से, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई मेरे लिए हैकाथॉन बना दो। इस केस में कौन सा वाला टूल यूज करेंगे? वो कुर्सी वाला या लैपटॉप यूज करेंगे? तो हाँ बैठ के करेंगे। तो लेकिन तब तक मैं बोलूंगा नहीं, तब तक ये बैठ नहीं सकते ना। अच्छा, तो लैपटॉप जो है उसको यूटिलाइज करते हुए मेरा काम करेंगे। तो हमें समझ आ गया टूल बड़े इंपॉर्टेंट है। टूल के बगैर हमारे एजेंट किसी काम के नहीं है। मतलब जवाब दे देंगे हमें, लेकिन कुछ एक्शन नहीं करेंगे। अब हमारे पास आप में से किसी ने तीसरा एजेंट बनाया। अब उस तीसरे एजेंट के पास भी हमारे पास सेम टूल्स है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा? ये टूल्स जो इन्होंने पकड़े हुए हैं, ये टूल्स बनते हैं। आपको पता है जब आप एजेंट्स बनाते हैं तो एजेंट बनाने के साथ उसके टूल्स भी बनाने पड़ते हैं। ऐसा ही है। तो तीसरा एजेंट जब बनेगा, अगर सही है ना, टोकन खत्म हो रहा है। तो तीसरा एजेंट भी जब बनेगा, मैं तीसरा एजेंट बनाता हूँ क्विज की तैयारी के लिए मैं तीसरा एजेंट बनाया। उस एजेंट को भी मैं चाह रहा हूँ ये वाले टूल्स हो, तो मैं दोबारा से टूल्स बनाऊंगा उस एजेंट के लिए भी। अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मसला ये होगा कि पहला मसला ये होगा कि रीयूजेबिलिटी नहीं रही। मैं सेम टूल्स को बार बार यूज कर रहा हूँ, और ये ऐसे टूल्स हैं जो कि मैं चाहूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप मुझसे बोलेंगे सर आपने जो तैयारी के लिए अपने टूल्स बनाए हैं वो सबके लिए अवेलेबल कर दे, ताकि सब अपने एजेंट्स में ये टूल्स यूज कर सकें। काम के टूल्स हैं, हैकाथॉन वगैरह आपके बनाएंगे। ये कुर्सी वाला बस ऐसे ही है। तो इस केस में अब मैं क्या करूँगा? क्या रखते, कुर्सी रखते अपने पास ही रखेगा। बैठ जा कुर्सी पे, बैठ जा। टूल कॉल करा देने, बेचारे थक गए होंगे। बैठ जा। अब इस केस में मैं क्या करूँगा कि प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम ये है कि भाई सेम टूल मैं यूज करना चाह रहा हूँ और डिफरेंट एजेंट में मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अब आपको भी सेम टूल चाहिए ये वाले, तो आप क्या अपने टूल बनाओगे या बने बनाए टूल आप यूज करना ज्यादा प्रेफर करोगे? क्योंकि इन टूल्स को बनाने में मेहनत लगी होगी। खासतौर पे ये लैपटॉप वाला टूल है, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी। तो इस टूल को बनाने में अगर आप बैठोगे तो आपको बड़ी मेहनत लगेगी, फिर कोई और किसी और को भी बनाना होगा तो बड़ी मेहनत लगेगी। हम क्या करें, एक ऐसा सर्वर बनाए जिसपे जो है हमारे सारे टूल्स, जो मेरे टूल्स हैं वो मैं उस सर्वर पे रखूं और सर्वर को कर दूं पब्लिक। कल को किसी भी एजेंट को अगर टूल यूज करना होगा तो वो कहां से करेगा?
सर्वर से उस सर्वर से करेगा। तो हमने सर्वर एक ऐसी जगह बना दी जहां पे हमारे पास एक सेंट्रल जगह बना दी जहां पे हमारे पास सारे टूल्स रखे हुए होंगे। वहां से कोई भी अगर एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। उस सर्वर का जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या होगा, यूआरएल होगा, उस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो एमसीपी सर्वर उसका नाम होगा और उसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल्स को सारे एक सर्वर पे रख सकते हैं जिसको कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं। चाहे वो एजेंट ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में बना हो, चाहे वो एजेंट क्रू एआई में बना हो या एनएडएन में बना हो या किसी भी फ्रेमवर्क में बना हो, हमारे एमसीपी सर्वर के साथ कोई भी एजेंट कनेक्ट कर सकता है और हमारे टूल्स यूज कर सकता है। इससे पहले आप लोगों ने एमसीपी सर्वर यूज करे हैं, जी सर, यस सर, जैसे गिटहब का एमसीपी सर्वर, कॉन्टेक्ट 7 का एमसीपी सर्वर, नेक्स्ट.js का एमसीपी सर्वर। ये सारे एमसीपी सर्वर क्या थे, किसने बनाए थे? नेक्स्ट.js का एमसीपी सर्वर नेक्स्ट.js से बनाया था और ओपनएआई जो आपका कॉन्टेक्ट 7 का है वो कॉन्टेक्ट 7 ने बनाया था। सबके बने हुए एमसीपी सर्वर, उसको जब हम यूज करते हैं तो उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके सर्वर के अंदर जिसको आप यूटिलाइज करके काम करवा सकते हैं। आज की अच्छा वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि अपना एमसीपी सर्वर कैसे बनाया जाता है। ये जो टूल्स हैं ये गिटहब के नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल टूल्स हैं। तो इस टूल को मैं चाह रहा हूं हर एजेंट के लिए अवेलेबल करना, तो मैं क्या करूंगा, इन टूल्स का एमसीपी सर्वर बना दूंगा ताकि जो है आपके पास क्या हो, कोई भी इन टूल्स को यूज कर सके। सवाल? मॉडल, अच्छा सवाल है। एमसीपी की एब्रिविएशन है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सवाल? जी सर, आपने कहा हम एमसीपी सर्वर अगर अपना बनाएंगे तो हम इसमें अगर आप लॉगिन कर दें तो कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूज कर सकता है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं कि इस तरह से क्या मैं प्राइवेट, आप कह रही हैं प्राइवेट एमसीपी सर्वर बन सकता है? प्राइवेट भी नहीं, अगर उसमें भी हम मतलब इस तरह की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस रख दें कि ये बंदा यूज कर सकता है और इस तरह का ना हो, मतलब कुछ भी कर सकता है, कर सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि एमसीपी सर्वर में ऐसा बना दूं जो सिर्फ सरफराज यूज कर सके, आप लोग ना यूज कर सके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर यूज करना है तो फिर मैं आप लोगों से $100 चार्ज करूंगा और फिर आप लोगों को भी यूज करने दूंगा, तो ये भी हो सकता है। और किसी का कोई सवाल? जी अच्छा, लैपटॉप तो दें, लेके बैठ गए। ठीक है, आप लोगों का कोई सवाल? ठीक है, समझ आया? कोई सवाल है तो पूछ लें। तो एमसीपी सर्वर हम बनाना सीखेंगे। उस एमसीपी सर्वर को आगे चल के हम दोबारा एजेंट्स एसडी के जो आपने पढ़ा था उसके साथ हम कनेक्ट करना भी सीख लेंगे ताकि आपको एमसीपी सर्वर भी बनाना आ जाए। एमसीपी सर्वर ना सिर्फ आप अपने लिए बना सकते हैं, आप उसको बना के बेच भी सकते हैं। बेचने का मतलब ये, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा एमसीपी सर्वर मैंने ऐसा बनाया जो आपका हैकाथॉन पूरा बना के देगा, तो अब वो जाहिर है मैं फ्री में थोड़ी दूंगा, तो मैंने उसमें सब्सक्रिप्शन लगा दी या वन टाइम पेमेंट लगा दी। तो इस तरह के भी आप सिनेरियोज बना सकते हैं। सवाल? ठीक है। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा एमसीपी सर्वर यूज कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा एमसीपी सर्वर को यूज कर रहा है? उसके लिए फिर मुझे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली मुझे आप समझे कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो मॉनिटरिंग सपोर्ट करती हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा एमसीपी सर्वर यूज कर रहा है उसके लॉग्स जो होंगे वो हम उस प्लेटफॉर्म पे सेव करा रहे होंगे। जैसे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, नाम याद नहीं आ रहा, लॉग फायर एक है, ये पाइडेंटिक का ही है। तो लॉग फायर एक है जिससे आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के या आपके एजेंट्स के जो लॉग्स हैं
वो आप जो है इसमें भेज सकते हो, और ये ओपन सोर्स भी है और इसका फ्री वर्जन भी है, लॉगफायर। ठीक है जी। ये एजेंट्स को भेजिए। ओपन, दोबारा बोला, ओपन क्लाउड। ओपन क्लो अच्छा, ओपन क्लाउड हाँ कर सकते हैं। एमसीपी सर्वर याद रखें किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके पास बेसिकली स्टैंडर्ड है ना। एमसीपी बनाई है एजेंट्स के लिए। किसी भी तरह का एजेंट हो, चाहे वो क्लाउड कोड भी तो एक एजेंट ही है ना, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपका कोई कस्टम एजेंट आप बना रहे हैं, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा है एमसीपी सर्वर का। ठीक है, थैंक यू। इनके लिए भाई तालियां हो जाए। ओके, तो ये बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट में स्टेप करे थे ना डिप्लॉयमेंट वाले, आज फिर से करेंगे। तो हर क्लास में करेंगे, जब तक हर क्लास में नहीं, जितनी क्लासों में हो सकता है उतनी क्लासों में हम करेंगे, ताकि आपको वो स्टेप्स याद हो जाएं और समझ में भी आ जाए। अच्छा जी, स्क्रीन ऑन है क्या? इसलिए ये कि मैं इससे ज़्यादा जूम कर नहीं सकता, और टैक्स इसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। फिर भी आप समझने की कोशिश करें कि विदाउट एमसीपी सर्वर क्या चीज़ होगी। हमारे पास यहाँ पे 3 एजेंट्स हैं। एक क्लाउड का एजेंट है, एक चैट जीपीटी का एजेंट है, एक जेमिनाई का एजेंट है। तीनों एजेंट्स को सेम टूल यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपके पास हर टूल के लिए, हर एजेंट के लिए अलग टूल बनाने पड़ रहे हैं। जबकि एमसीपी सर्वर वाली अप्रोच में क्या हो रहा है, सारे टूल्स हमने एक जगह पे रख दिए जो रीयूजेबल टूल्स हैं, और जिसको भी टूल यूज़ करने हैं, जिस भी एजेंट को, वो क्या करेगा, इस एमसीपी सर्वर से उन टूल को कॉल करा देगा। एक एमसीपी सर्वर में एक ही टूल हो सकता है? नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। जितने हम टूल्स रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे गिटहब का एमसीपी सर्वर है, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं? बहुत सारे। कोई भी आपका कोड पुश करना हो तो उसका टूल मौजूद होगा, कोई भी रिपॉजिटरी क्रिएट करनी हो उसका टूल मौजूद होगा, आपकी रिपॉजिटरीज में से सर्च करना है उसका टूल मौजूद होगा। तो गिटहब के अंदर जो गिटहब का एमसीपी सर्वर है, उसमें बहुत सारे टूल्स आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे पास एमसीपी सर्वर। ठीक है, अब ये बनाते कैसे, उसके लिए हम जो रिपॉजिटरी यूज़ करेंगे वो है हमारे पास आपके पास, इसका लिंक भी हम डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो उसे ढूंढने में। आपकी जो एजेंटिक एआई वाली रेपो थी, उसी के अंदर लर्न एजेंटिक किस नाम से थी, लर्न एजेंटिक एआई पेनावर्सिटी। तो पेनावर्सिटी की जो रिपॉजिटरी थी उसके अंदर एमसीपी सर्वर की बहुत सारी डिटेल है। अच्छा, एमसीपी सर्वर के साथ एक और चीज़ होती है, आपने एक और नाम सुना होगा, एमसीपी क्लाइंट। दोनों में क्या फ़र्क है? सर्वर जो है वो यूजर्स, दोबारा बोलें, सर्वर जो है वो यूजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्लाइंट नहीं। क्लाइंट खुद यूजर है, कह सकते हैं। हमारे पास जो एमसीपी सर्वर यूज कर रहा है वो क्लाइंट है, एमसीपी क्लाइंट। अब वो कोई भी हो सकता है, वो एजेंट भी हो सकता है आपका, वो सिंपल पाइथन का कोड भी हो सकता है। लेकिन अमूमन एमसीपी सर्वर हम बनाते किसके लिए हैं? एजेंट्स के लिए। तो एजेंट्स के लिए क्लाइंट जो है, जो उस एमसीपी सर्वर को यूज कर रहा है, वो आपके पास एमसीपी क्लाइंट होगा। अब नए जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं ओपनएआई एजेंट्स एसडी के, या मैं n8n की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, आपको बिल्ट इन फंक्शंस दे देते हैं
जिससे आप इजीली एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एमसीपी सर्वर को। तो ये अच्छी बात है। अगर कोई फ्रेमवर्क आपको बिल्ट इन सपोर्ट नहीं देता तो उस केस में आपको कस्टम कोड लिखना पड़ता है, लेकिन आपका एजेंट एमसीपी सर्वर को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो मैंने रिपोजिटरी खोली है वो मैं बता देता हूँ। पेनावर्सिटी की लर्न एजेंटिक एआई वाली रिपोजिटरी खोली है, जिसके अंदर आपने सीखा था किसके बारे में, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के बारे में भी इसी रिपोजिटरी से सीखा था। इसके अंदर ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 03 एआई प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर आने के बाद हमें क्या चीज पढ़नी है इनमें से, एमसीपी पढ़ना है। तो एमसीपी मैं खोल लेता हूँ। एमसीपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो ये आपके पास HTTP की थ्योरी है, रेस्ट API क्या होती है, जेसन RPC क्या होता है, उसके बाद फंडामेंटल प्रिमिटिव्स आपके पास मौजूद है। हम आते हैं ये सब रेस्ट API और HTTP तो आपके पास आप समझे Q2 में भी हमने किया है और फास्ट API शुरू करते हुए भी हमने किया है। तो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जेसन RPC। ये थ्योरी है बेसिकली, जेसन RPC समझना। क्या है जेसन RPC, स्टैंडर्ड है। किस चीज का स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू हम नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों हो सकते हैं इसमें, वन साइड भी हो सकती है और 2 डायरेक्शनल भी हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, इसके अंदर जेसन RPC का टॉपिक इसलिए यहाँ पे कवर किया गया है कि इसके अंदर आपको बताया गया है कि एमसीपी सर्वर जो चलता है ना, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, सेम वैसे ही जैसे APIs में करते हैं। आप रिक्वेस्ट करते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जेसन RPC में 2 चीज़ है, एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, और सिंगल डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका क्या मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूं और मुझे रिस्पांस भी मिलेगा। पहली चीज ये तो रेस्ट API में भी होता है कि आप API से रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है, जो नॉर्मल सी चीज। इसमें एक और चीज है कि आप एक दफा कनेक्शन बनाने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि सर्वर आपको डायरेक्ट रिस्पांस भेज रहा होगा, मैसेज भेज रहा होगा। तो ये भी हम इसके अंदर जेसन RPC के अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी हम MCP सर्वर बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास आगे बहुत सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में समझने के लिए। इसका तरीके का जी नहीं, आपने उस कोर्स को सही नहीं समझा। वो अलग टॉपिक है हमारे पास, आप क्लास के एंड में आके मुझसे पूछ लेगा। रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसमें स्किल्स के साथ MCP सर्वर यूज हो रहा है। दोनों में क्या फर्क है वो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। एमसीपी क्लाइंट जो है वो कोई भी यूज करने वाला एमसीपी को डेवलपर को भी कह सकते हैं। दोबारा बोले। एमसीपी जो क्लाइंट आपने बताया है जी यूज करेगा सर्वर को, जो क्लाइंट जी, वो एजेंट भी हो सकता है या वो एजेंट भी हो सकता है आपके पास, वो कोई ह्यूमन के लिए काम की नहीं, मतलब ह्यूमन MCP क्लाइंट कैसे बनेगा, वो MCP सर्वर उसके काम का नहीं है ना। MCP सर्वर किसके काम का है, एजेंट के काम का है। या अगर मैं कोई ऐसी पाइथन की एप्लीकेशन बना दूं जो MCP सर्वर को यूज करे तो वो MCP क्लाइंट के तौर पे यूज हो सकता है। या मेरी एक वेबसाइट है जो MCP सर्वर को किसी तरह से यूज कर रही है, ऐसे डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरह से हम यूज कर रहे हैं, तो मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो MCP क्लाइंट होगी। अच्छा, तो जेसन RPC के अंदर भी वही सिनेरियो होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस आपके पास मिलता है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रेस्ट API में कैसे रिक्वेस्ट भेजते थे, हम URL बताते थे, हम मेथड बताते थे। मेथड गेट होता था, पोस्ट होता था, पुट होता था, डिलीट होता था, कोई सा भी मेथड हम सेलेक्ट करते थे और उसके साथ हम क्या भेजते थे, जेसन बॉडी।
जेसन आरपीसी में जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, आप उसके अंदर 4 चीज़ें आप भेजते हैं। एक जेसन आरपीसी का वर्जन, दूसरा मेथड, तीसरा पैराम्स, चौथा आईडी। आईडी हमेशा यूनिक होगी। आईडी नल भी आप भेज सकते हो, लेकिन उसके केसेस हैं, क्या कब आईडी नल भेजनी चाहिए, कब नहीं भेजनी चाहिए, वो आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे जेसन आरपीसी, मेथड और पैराम्स, ये 3 आपके पास जो है यूज होते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सी, इसको समझने के लिए। एमसीपी सर्वर पे जाने से पहले इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीपी सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए यही जेसन आरपीसी वाला तरीका यूज़ कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा सर्वर। अभी एमसीपी सर्वर पे नहीं आ रहा, मैं नॉर्मल सर्वर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या बने हुए होंगे, फंक्शंस बने हुए होंगे। जैसे एक फंक्शन बना हुआ है ऐड का, दूसरा फंक्शन आपका बना हुआ है सबट्रैक्ट का, तीसरा फंक्शन आपका मल्टीप्लाई, और चौथा फिर आपके पास डिवाइड। जितने भी फंक्शंस हो, ये हर एक फंक्शन आप समझ गए कि हम फ्रंट एंड से कॉल करा सकते हैं। तो होगा क्या कि ये मेरा क्लाइंट है, आप समझ लें ये क्लाइंट वेबसाइट भी हो सकती है, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, ये एजेंट भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें बतानी है। रिक्वेस्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमने 3 चीज़ें साथ भेजनी है। पहली वर्जन, जेसन वर्जन, सबसे पहले जेसन आरपीसी का वर्जन, दूसरी चीज़ है मेथड, और तीसरी चीज़ है पैराम्स। तो आपके पास ये अच्छा, चौथी चीज़ आईडी भी है। आईडी के अंदर भी 2 टाइप है कि आप नल भी भेज सकते हैं और जो है इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। तो नल वाला अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम नॉर्मल वाला देख रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैं 3 चीज़ें इसके साथ भेज रहा हूँ। एक जेसन आरपीसी का वर्जन जो कि होगा कुछ इस तरह का 2.0, और मेथड के अंदर क्या चीज डालूंगा, मेथड के अंदर क्या चीज डालूंगा कि इन तीनों में से मुझे सर्वर का कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन मौजूद है, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। तो हम जो है यहाँ पे ऐड का फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या नाम दूंगा मेथड का, ऐड। तीसरी चीज हमारे पास फिर आती है पैराम्स। पैराम्स के अंदर क्या चीज मैं भेजता हूँ, पैराम्स के अंदर क्या चीज भेजते हैं भैया, जो ऐड का फंक्शन है इसमें ये भी तो बताना होगा कि 2 नंबर्स को ऐड कराना है, तो वो भेजूंगा। तो वो कैसे भेजूंगा, अच्छा ऐड का फंक्शन है तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होंगे ना, num1, num2। इसी तरह से सबट्रैक्ट के अंदर, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं पैराम्स किस तरह से भेजूंगा, num1 इक्वल्स टू 1, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, कॉमा num2 हम भेजेंगे फॉर एग्जांपल 7, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। और लास्ट जो चीज हम भेजते हैं इसके साथ, वो भेजते हैं क्या, आईडी। बिल्कुल आपका, आप समझे 2 सिस्टम के दरमियान इसमें भी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन ये डिफरेंट है किससे, रेस्ट एपीआई से। रेस्ट एपीआई में क्या होता था, आप यूआरएल डालते थे, आप मेथड बताते थे, आप बॉडी पास करते थे। बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता था, इसके अंदर फॉर्मेट सेम रहेगा। हर रिक्वेस्ट में आपने जेसन आरपीसी का वर्जन बताना है, हर रिक्वेस्ट में आपने मेथड बताना है, हर रिक्वेस्ट में आपने पैराम्स बताना है, पैराम्स खाली भी हो सकते हैं, और हर रिक्वेस्ट में आपने आईडी बतानी है। तो आईडी मैं यूनिक कोई भी रख लूँगा, 3 जैसे मैंने रख ली, 4, 5, 6, 7, 8, हर रिक्वेस्ट में मैं इसको चेंज करा सकता हूँ। ये वर्जन आपके पास चेंज वर्जन आपके पास फिक्स है, अच्छा।
फिक्स है। इसके भी बेसिकली बहुत सारे वर्जन है। 2.0 लेटेस्ट वर्जन है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। 2.0 ये है। आईडी हम खुद डालेंगे, आईडी हम खुद डालेंगे। बस आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि आईडी हमेशा आप क्या डालेंगे, यूनिक डालेंगे। आईडी के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, एन आइडेंटिफायर एस्टेब्लिश बाय द क्लाइंट, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। अगर मैं नल पास कर रहा हूं तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, आसान होने तो मैं बताऊं। आईडी, आईडी हमारे पास क्यों यूज होती है भाई, यही आईडी हमारे पास हेल्प करती है रिस्पांस देने में। यही आईडी हमारे पास हेल्प करती है। अभी हमने क्या करी है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है। रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, आईडी आपने पास करी है 3। इसी आईडी को यूज करते हुए सर्वर क्या करेगा, रिस्पांस देगा। तो आईडी हमारे केस में 3 है, तो इसी आईडी को यूज करते हुए हमारा सर्वर रिस्पांस दे रहा होगा। ठीक है, आईडी के बगैर जो है ना ये फिर चलेगा ही नहीं। मुझे एक और चीज़ पे समझानी पड़ेगी, स्टेटफुल और स्टेटलेस। आईडी हमारे पास यूज होती है, आप समझें कि अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैं आईडी 3 से भेज रहा हूँ। आईडी 3 जब इसने याद रखी हुई है सर्वर ने, तो सर्वर क्या कर सकता है, इसी आईडी पे रिस्पांस भेजेगा। तो अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आईडी 3 से, तो जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है इसी आईडी को यूज करते हुए रिस्पांस आपके पास भेज रहा होगा। अब आईडी हमारे पास अगर मैं ना भेजूं तो उस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर हमारे पास हैंडशेक होता है, जिसके अंदर होगा क्या कि जब आप आईडी नहीं भेजते साथ में, तो उस केस में क्या होगा कि सर्वर ये समझ जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट है इसका रिस्पांस मैंने देना नहीं है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी, वो सिर्फ आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, उसका रिस्पांस नहीं देगा। उसका रिस्पांस कब देगा, जब आईडी हो नहीं। उस केस में क्या होगा कि आपका सर्वर जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये केस आपके पास तब यूज होता है जब आपको सर्वर से नोटिफिकेशन भेजनी हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आईडी नहीं इंक्लूड करता, तो अगर मैं आईडी नहीं इंक्लूड कर रहा ना, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो है रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन वो फिर हमारे पास यूज क्यों होता है, यूज इसलिए होता है ताकि जो है मैं सर्वर से नोटिफिकेशंस भेज सकूं। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, नोटिफिकेशंस आर यूजफुल फॉर वन वे कम्युनिकेशन लाइक सेंडिंग इवेंट। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आता है ना, आप कुछ मोबाइल पे कुछ करते हैं, नहीं करते, आपके पास खुद से नोटिफिकेशन आता है। कहाँ से आता है, सर्वर से आता है। हम उस केस में कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, सर्वर हमें डायरेक्ट क्या भेज रहा है, नोटिफिकेशन भेज रहा है। तो उस केस में ये जरूरी होता है कि आप सर्वर के साथ कनेक्टेड हो। इसको हम कहते हैं हैंडशेक। और वो कनेक्शन कब बनता है, वो कनेक्शन तब बनता है जब हम पहली रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो भेजी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी नहीं भेजी। तो आईडी नहीं भेजी तो मुझे रिस्पांस भी नहीं आएगा। लेकिन अच्छा, ये वाली एग्जांपल सही नहीं है नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ऐड का फंक्शन यूज हो रहा है। लेकिन हम इसी तरह का ऑब्जेक्ट भेजेंगे अपने सर्वर पे जिसमें आईडी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा सर्वर को पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, हैंडशेक करना। और हैंडशेक करने से क्या होगा कि सर्वर को कोई नोटिफिकेशन भेजनी होगी तो सर्वर डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज देगा। और नोटिफिकेशन ऐसे आएगी कि एक नोटिफिकेशन पहले आई तो क्या सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आती है आपके पास? जब फेसबुक पे नोटिफिकेशन आती है तो क्या एक ही आती है एक बारी में? नहीं, मल्टीपल भी आ सकती है। तो सर्वर क्या कर सकता है, मल्टीपल नोटिफिकेशंस भेज सकता है। और वो नोटिफिकेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि
अभी हम एमसीपी सर्वर पे भी इसको देखेंगे, लेकिन जो हैंडशेक वाला काम है ना वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और अगली क्लास आपकी कब होगी? रमज़ानों में। अच्छा, मुझे याद आया कि टाइमिंग्स क्या रखें? तरावी यही करा देते हैं, तो तरावी के बाद रात को बैठे हुए हम लोग सहरी तक। जाहिर है रात में तो नहीं हो सकती तरावी की वजह से, तो हमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। और आपको पता है रात की क्लासें रमज़ानों में दिन में शिफ्ट होती हैं। अब हमारे पास फ्राइडे के अंदर अब आप लोग बताएंगे सुबह ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है नमाज के बाद। नमाज के बाद 9 बजे नहीं है, सिर्फ टाइमिंग जो है वो 2 ऑप्शन है, एक 2:30 से 4:30 है, दूसरा कौन सा है? कितनी मुश्किल हो 11 से। ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, अनाउंस हो जाएगा कि बस आप लोगों को तैयारी ये रखनी है कि नमाज से पहले हो सकती है, नमाज के बाद हो सकती है। अब वो जाहिर है आप लोगों से मैं पूछूंगा तो सब फिर ऐसे ही मछली लगा लगा रहेगा, तो मुझे खुद ही डिसाइड करना होगा। हाँ, वो हम डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, मैं उनसे उनके साथ मिलके जो है जी, तो वो सब हम देखेंगे ना, इफ्तार यहीं पे करा देंगे फिर, बल्कि होगा तो है इफ्तार कौन खाता है? तो वही इफ्तार करके आराम से जा रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि हम जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो किस फॉर्म में भेजेंगे? इस फॉर्म में भेजेंगे, और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, अभी नोटिफिकेशन लिंक पर है, नोटिफिकेशन का बस मैंने आपको आइडिया दे दिया, वो पढ़ नहीं रहे, वो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है और हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा। अच्छा, रिक्वेस्ट भी जेसन फॉर्म में जाएगी, रिस्पॉन्स भी जेसन तो स्टैंडर्ड बना हुआ, लेकिन आपके पास जो रिक्वेस्ट का तरीका होगा वो ये होगा, रिस्पॉन्स का क्या तरीका होगा? रिस्पॉन्स का है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास जेसन आरपीसी का वही वर्जन जो आपने भेजा था 2.0, वही जेसन आरपीसी का वर्जन आपके पास रिस्पॉन्स में आएगा। साथ में रिजल्ट कि भाई 5 + 7 क्या बना, उसका जो भी रिजल्ट होगा साथ में वो आएगा। और अगर इन केस कोई एरर होगा तो एरर आएगा, अगर एरर नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा, अगर एरर होगा तो रिजल्ट फिर नहीं आएगा, फिर एरर आएगा। और साथ में जो आईडी आपने भेजी थी वही आईडी आपके पास वापस रिस्पांस में आ जाएगी। अगर मैं 3 आईडी भेजी है वही आईडी मेरे पास रिस्पांस में आ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, या रिजल्ट आएगा या आपके पास एरर आएगा। तो एरर भी आ सकता है, 2 + 5 करते हुए आपके पास एरर अगर कोई आया तो उसके इसमें रिजल्ट नहीं रिटर्न करता, वो एरर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये कुछ एरर सी टाइप है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट तरह के एरर्स के कोड है। जैसे रेस्ट एपीआई के अंदर स्टेटस कोड 200 होता था, 500 होता था, 404 होता था, यहाँ पे स्टेटस कोड चेंज है। अभी तो वही सही से तो इस तरह के स्टेटस कोड थे। और जब हमने एमसीपी का क्विज दिया था ना तो स्टेटस कोड का सवाल आया था, तो स्टेटस कोड याद करके जाने पड़ेगा। देख रहे हैं इनके नंबर्स, देख रहे हैं माइनस के साथ है। तो ये आपके पास स्टेटस कोड आ रहे होते हैं सर्वर से, तो ये माइनस के साथ थोड़ी है, सिंपल स्टेटस कोड है, माइनस पता नहीं क्यों लगा हुआ। खैर नीचे आते हैं। हाँ, अब इसका जो आपके पास एग्जांपल है वो ये है कि मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था कि आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, सर्वर पे आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शंस बने हुए होते हैं। रेस्ट एपीआई में क्या होता था, हम एपीआईज बनाते थे, इस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे।
और जब भी इन फंक्शन को कॉल कराना होगा तो हम रिक्वेस्ट जो भी भेजेंगे उसके अंदर मेथड पास कर देंगे उस फंक्शन का नाम। तो इस वाली एग्जांपल में आप देख सकते हैं जेसन आरपीसी का सबसे पहले वर्जन बताया 2.0 लेटेस्ट वर्जन है, तो हम भी यही लिखेंगे। मेथड क्या है? सबट्रैक्ट। पैराम्स के अंदर क्या चीज पास कर रहे हैं? पहला नंबर और दूसरा नंबर, num1 और num2 हम पास कर रहे हैं और आईडी फिर लास्ट में पास कर रहे हैं। सर्वर रिस्पांस में क्या चीज देगा? जेसन आरपीसी का वर्जन, जो भी रिजल्ट है वो, और वही सेम आईडी जो आपने भेजी थी। आईडी के अंदर ना और डिटेल्स हैं, जब हम सर्वरलेस और सर्वरलेस बोल रहा हूँ स्टेटलेस और स्टेटफुल में आएंगे तो आईडी की और डिटेल भी है वहाँ पे। तो फिलहाल बस आप ये समझेंगे यूनिक आईडी आपने पास करनी होगी हर रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। आपको समझ आना चाहिए कि रिक्वेस्ट इसमें किस तरह से भेज रहे होते हैं, आपके पास रिस्पांस किस तरह से आ रहा होता है। अब हम बनाएंगे एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर में भी जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, एमसीपी सर्वर की एक खास बात है कि जो आप फास्ट एपीआई का इंटरफेस होता था ना, वो ही इंटरफेस आपको एमसीपी सर्वर में भी मिलता है, उसी तरह की एपीआई मिलती है। आप लोकल होस्ट 8000 चलाते थे, यहाँ पे भी लोकल होस्ट 8000 में ही आपकी एपीआई, आपकी जो एमसीपी सर्वर है वो चल रहा होगा। दिखाता हूँ कैसे। हम आते हैं अपने एक सिंपल